प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 8 लिंग, वचन तथा कारक। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। किसी जो स्त्री जाति के होते हैं वो स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति के होते हैं वो पुल्लिंग। जैसे बेटी, बेटा, लड़की, लड़का, है ना, मोर, मोरनी, इस तरह से। वचन, वचन मतलब नंबर यानी कि संख्या। कोई वस्तु या व्यक्ति एक है तो एक वचन, और एक से ज्यादा है तो बहुवचन। तीसरा है कारक। जब हम बोलते हैं या हिंदी में लिखते हैं तो बोलते समय कुछ शब्द ऐसे आते हैं, कुछ वर्ण या कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनसे हमारा वाक्य पूर्ण होता है, या वाक्य से वाक्य का संबंध जोड़ते हैं या एक दूसरे से संबंध बताते हैं, वो कारक कहलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लिंग से। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, लड़का, राजा, लड़की, रानी। ऊपर दिए गए लड़का, राजा तथा पुरुषवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि लड़की तथा रानी स्त्री सूचक संज्ञाएं। व्याकरण में पुरुषवाचक शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्री सूचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। लिंग की पहचान 2 प्रकार से होती है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय के अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। पुल्लिंग की पहचान। पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह, नक्षत्र, रत्न, शरीर के अंग आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वतों के नाम आलप्स, विंध्याचल, सागरों के नाम, देशों के नाम, पेड़ों के नाम, महीनों के नाम, धातुओं के नाम, नक्षत्रों के नाम, रत्नों के नाम, शरीर के अंग, दिनों के नाम। और हिंदी वर्णमाला के ई तथा ई को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। समूह अथवा झुंड का बोध कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे समूह, दल, समाज, परिवार, कुटुंब, झुंड आदि। कुछ ऐसे समूहवाचक शब्द हैं जो व्यवहार के अनुसार स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे भीड़, टोली, सरकार, संसद, कमेटी, सभा, सेना आदि। भाववाचक संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग में होती हैं, जैसे बचपन, दिखावा, पहनावा, बनावट, बुढ़ापा, मोटापा। आकारांत तथा आकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे वन, घर, मकान, घड़ा, भोजन, गृह आदि। पुस्तकालय, चिकित्सालय, विद्यालय आदि कुछ विशेष स्थानों के नाम पुल्लिंग होते हैं। व्यापारी, कथाकार, शिल्पकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वकील, कर्मचारी, अधिकारी, उपन्यासकार आदि पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं। एरा प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे सपेरा, चचेरा, ममेरा, लुटेरा। इसी प्रकार आपा, आर, आ, खाना, दान, तो, न आदि प्रत्ययों से बने शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोटापा, सुनार, बुढ़ापा, फैलाव, पागलखाना, लोहा, बहाव, दवाखाना, कलमदान, फूलदान, पीकदान, प्रभुत्व, लिखना, सोना, लगत्व, पढ़ना आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। नदी, भाषा, लिपि, तिथि, बोली, बर्तन आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम हो गए कावेरी, यमुना, गंगा। भाषाओं के नाम हो गए हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा। लिपियों के नाम हो गए देवनागरी, गुरमुखी। बोलियों के नाम हो गए ब्रज, मगही। कुछ बर्तनों के नाम हो गए छलनी, चम्मच, कलछी। शरीर के कुछ अंगों के नाम हो गए आंख, जीभ, उंगली। इनके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, आहट, ई, री, आनी, आस, इया या इमा आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नी, चटनी, छलनी। आई, धुलाई, चिकनाई। आवट, सजावट, थकावट। सुंदरता, मधुरता। आहट, सरसराहट, घबराहट। ई, खिड़की, गर्मी। आस, भड़ास, प्यास। री, परी, बकरी। जेठानी, देवरानी। गरिमा, लालिमा। गुड़िया, बुढ़िया। ठीक है। अब संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो अकारांत होते हैं वे भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रिया, कृपा, घृणा, सुता, छात्रा आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ प्रत्यय जोड़कर छात्र, छात्रा, अग्रज, अग्रजा, महोदय, महोदया, आचार्य, आचार्य। ई प्रत्यय जोड़कर बकरा, बकरी, पहाड़, पहाड़ी, मामा, मामी, गोरा, गोरी।
इया प्रत्यय जोड़कर डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया। नी प्रत्यय लगाकर मजदूर मजदूरनी, मोर मोरनी। इन प्रत्यय लगाकर नाग नागिन, नाती नाते। इन्हीं प्रत्यय लगाकर योगी योगिनी, सन्यास सन्यासिनी। आइन प्रत्यय लगाकर गुरु गुरु आइन, ठाकुर ठाकुराइन। आनी प्रत्यय लगाकर क्षत्रिय क्षत्राणी, राजपूत राजपुतानी। इका प्रत्यय लगाकर शिक्षक शिक्षिका, याचक याचिका। वती और मती में बदलकर आयुष्मान आयुष्मती, पुत्रवान पुत्रवती। ठीक है। ताको त्री में बदलकर विधाता विधात्री, रचयिता रचयित्री। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय पूर्णतः रूप परिवर्तन वाले शब्द साधु साध्वी, नर मद। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा नई टॉपिक। अब चलते हैं वचन की ओर कि वचन क्या होता है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ी। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ता रहता हूं, जिसके कारण मुझे अजीब गरीब सपने दिखाई देते हैं। एक बार सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूं। वहां अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। मैंने देखा कि मछलियां आकाश में उड़ रही थी। नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। शेर मजे से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं जोर जोर से चिल्ला गया। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। उपयुक्त अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़ने पर आपने देखा होगा कि सपना, जंगल, नदी, शेर शब्द इनकी एक संख्या का तथा कहानियां, सपने, लड़के, मछलियां शब्द से इनकी एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। एक और अनेक संख्या का बोध कराना ही वचन कहलाता है। ठीक है। शब्द तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी अथवा एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, चिड़िया, पुस्तक, बस आदि। दादाजी ने नया कुर्ता पहना है, ये सड़क साफ सुथरी है, ताला लगाकर चाबी दे दो, ये संतरा मीठा होगा। इन वाक्यों में कुर्ता, सड़क, ताला, चाबी तथा संतरा शब्द एक वचन है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। पुस्तकें, पक्षी वृंद, कुर्सियां, मालाएं आदि। साड़ियां, सिपाहियों के हाथ में भाले हैं, पक्षी वृंद चहचहा रही हैं, कक्षा में पंखे चल रही हैं। इन वाक्यों में साड़ियां, भाले, पक्षी वृंद तथा पंखे शब्द बहुवचन है। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के द्वारा, क्रिया के रूप द्वारा। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के द्वारा कैसे होती है? जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध कराते हैं, जैसे बच्चा खेल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, वे जाता है, वे जाते हैं। उसने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया। इन वाक्यों में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के रूप से वचन का बोध हो रहा है। क्रिया के रूप द्वारा। जब कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रहता है, तब उनका वचन जानने के लिए उन वाक्यों की क्रियाओं के रूप को देखा जाता है और उनके आधार पर वचन पहचाना जाता है। जैसे एक वचन चोर पकड़ा गया, चोर पकड़े गए। फूल सुंदर हैं, फूल सुंदर हैं। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में फूल, चोर और पक्षी के वचन का ज्ञान क्रियापदों से हो रहा है। वचन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें वचन बदलते समय ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे अपने से बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी माँ आज गांव से लौट रही हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है। इसी तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम तू एक वचन है, परंतु शिष्टता को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में तू के स्थान पर तुम अथवा आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मयम तुम अभी तक गए नहीं, मुझे तुम्हारी माताजी से बात करनी पड़ी। इस तरह से कई बार क्षेत्रीयता के चलते भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लखनऊ और बिहार में रहने वाले लोग अधिकांशतः मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। हमारे माता पिताजी हमें इजाजत नहीं देंगे। बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। राजा ने प्रजा से कहा, हम आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा सिर माथे पर।
कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे बाल, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, लोग आदि। मैंने चेक पर हस्ताक्षर कर दी। ठीक है, मैंने समाचार सुन लिए, इतनी जल्दी फिर दाम बढ़ गए, सभी लोग हंसने लगे। कुछ संज्ञा शब्द जो बहुवचन में होते हैं परंतु उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे जाति, परिवार, सेना, दल, वर्ग, गण, वृंद, पदार्थ सूचक शब्द, सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। स्वयं सेवकों का दल सेवा में लग गया। भारतीय सेना ने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। मजदूर वर्ग बहुत परिश्रम करता है। बहेलिये को देखते ही पक्षी वृंद उड़ गया। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, जैसे गन्ने में बहुत मिठास है, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। श्रेया नाच रही है। कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। बच्चों को देख मुझे अपना बचपन याद आ गया। आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे प्रजा जय जयकार करने लगी, जनता ने नेताओं को सबक सिखाया, पानी ठंडा है, भोर का आकाश स्वच्छ होता है, तेज वर्षा होने लगी और सदा सत्य बोलो। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, मामा पापा, बाबा काका आदि। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए करके तथा ए लगाकर, जैसे रात, रातें, कथा, कथाएं। ठीक है। इकारांत इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर तथा ई को ई करके, बिजली, बिजलियां, निधि, निधियां। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में लगे या को या करके, बिटिया, बिटियां, बुढ़िया, बुढ़िया। उकारांत औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं। ठीक है। उकारांत शब्द वचन बदलते समय उकारांत हो जाता है, जैसे वधु का बहुवचन वधु। शब्दों के अंत में जन, गण, वृंद, लोग, वर्ग आदि जोड़कर छात्र, छात्रवृंद, शिक्षक, शिक्षकगण, कर्मचारी, कर्मचारीगण और पक्षी, पक्षीवृंद। तो कुछ संज्ञा शब्दों में अ तथा आ के स्थान पर ओ तथा परसर कारक चिन्ह लगाकर सभी अभिभावकों ने शिक्षक से बात की। छात्रों ने जोर से तालियां बजाई। गरीबों को मत सताओ, वृक्ष की लताओं पर सुंदर फूल खिले हैं। मम्मी के सुपरस्टार कार्यक्रम में सभी माताओं ने अपने अपने बच्चों का पक्ष लिया। तो ये तो बात थी वचन। अब पढ़ते हैं हम कारक। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। बंगाली उच्चारण के साथ घर में उन्हें नरेन कहकर बुलाते थे। विवेकानंद नाम उन्हें गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। विदेशों में भारत को स्वाभिमान के साथ नई पहचान दिलवाने का काम नरेन ने भी किया था। वे पूरे भारत की पहचान बनाकर उभरे। कन्याकुमारी में बनी उनकी विशाल स्मारक देखने योग्य है। इस गद्यांश में रंगीन अक्षरों को ध्यान से देखें। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो अनुच्छेद पढ़ने में कैसा लगेगा, उसे समझना कठिन होगा। ये रंगीन छपे शब्द ही कारक हैं। ठीक है। कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक, कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही है वो कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, जैसे बिल्ली ने दूध पिया, किसान ने बीज बोए। ने का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। भूतकाल में अकर्मक क्रिया के साथ, वर्तमान काल तथा भविष्य काल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। कर्म कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को होता है, जैसे पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, जोकर ने दर्शकों को हंसाए। इन वाक्यों में अपराधी तथा दर्शक कर्म कारक है। इनमें पकड़ लिया तथा हंसाया क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव अपराधी तथा दर्शकों पर पड़ता है। अतः ये कर्म कारक के उदाहरण हैं। वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर
प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो कर्म कारक होता है। जैसे बच्चों ने तोते को हरी मिर्च खिलाई, किसको खिलाई? तोते को, अतः तोता कर्म कारक है। करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। जैसे वह ट्रेन से गया, मां ने दूध से खीर बनाई, शत्रु सैनिक के द्वारा मारा गया, परीक्षा में प्रश्न पत्र ध्यान से हल करना चाहिए। इन वाक्यों में जाने का साधन ट्रेन, बनाने का साधन दूध, मारने का साधन सैनिक तथा प्रश्न पत्र हल करने का साधन ध्यान है। अतः ये पद करण कारक है। वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो करण कारक कहलाता है। जैसे वह किससे गया? ट्रेन से, अतः ट्रेन करण कारक है। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। जब वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है तो उस क्रिया के करने वाले अथवा देने वाले संज्ञा सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। इसका परसर के लिए तथा को होता है। जैसे डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी और अंजलि ने श्रुति को मूंगफली दी। इन सभी वाक्यों में कर्ता द्वारा किसी न किसी को कुछ ना कुछ देने का भाव है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। इसे परसर्ग भी कहते हैं। जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट गई और मेरे पर्स से पैसे गिर गए। ट्रेन स्टेशन से अलग हो रही है, पैसे पर्स से अलग हो रहे। अलग होने के अतिरिक्त अपादान कारक का प्रयोग तुलना, डरने, सीखने, लजाने, घृणा आदि के भाव में भी किया जाता है। जैसे नलिन अध्यापक से गिटार सीखता है, सीखने का भाव। लक्ष्मण राम से छोटे थे, तुलना का भाव। संबंध कारक, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके परसर्ग का, के, रा, रे, री, नानी आदि होते हैं। जैसे मेरे शिक्षक ने तुम सबको बुलाया है, हमने अपना काम कर लिया है। यह उसकी साइकिल है, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। अब इन वाक्यों में तुम्हारे, उसकी, हमने, मेरे और तुम्हारा सर्वनामों का संबंध क्रमशः साइकिल, काम, शिक्षक तथा घर से पता चलता है। अतः यहाँ संबंध कारक है। ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण अर्थात आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां अधिकरण कारक होता है। इसका परसर्ग में तथा पर होता है। जैसे दीवार पर मत लिखो, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तोता डाल पर बैठा है। अधिकरण कारक का प्रयोग कई जगह परसर्ग रहित भी होता है। जैसे बच्चे ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया। संबोधन कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वो रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका परसर्ग हे, अरे, ओ आदि होता है। जैसे हे राम, ये क्या हो गया? अरे निधि कहाँ चली है? संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है परंतु दोनों में अंतर है। जैसे शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। दोनों वाक्य में को परसर्ग का प्रयोग हुआ है परंतु दोनों में अंतर है। दूसरे वाक्य में शिक्षक द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ छात्र पढ़ाना क्रिया का कर्म है, अतः उसके साथ को परसर्ग लगा है। परंतु पहले वाक्य में छात्र को पठन सामग्री देने का भाव है या पठन सामग्री देने की क्रिया छात्र के लिए की गई है, अतः यहाँ छात्र संप्रदान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर, इन दोनों कारकों का परसर्ग से है फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे दादाजी गांव से आ रहे हैं, हम बस से पिकनिक गए। इन दोनों वाक्यों में से परसर्ग का प्रयोग किया गया है परंतु दूसरे वाक्य में बस हमारे पिकनिक पर जाने का साधन है, जबकि पहले वाक्य में गांव दादाजी के वहां से निकलने, अलग दूर जाने का बोध करा रहा है। अतः दूसरे वाक्य में करण कारक है और पहले वाक्य में अपादान कारक है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।